Menstrual cycle. This is a story of Miss Aggie's development and death if Mr. Sperm doesn't come. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऊजनेसिस के बारे में कि जो जर्म सेल्स हैं वो कैसे आगे चल के सेकेंडरी oocyte और ओव्यूम में चेंज होते हैं। ऊजनेसिस में हमने ये पढ़ा था कि जब प्राइमरी oocyte बनता है और उसके बाद प्यूबर्टी में हर महीने एक ही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, हर महीने एक। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे वो मंथली क्या चेंजेस आते हैं और किस डे क्या चेंज आते हैं, और एट द एंड मेंस्ट्रुएशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? पहला तो आप यू वुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, आपको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। दूसरा, आप रिलेट कर पाओगे मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल से, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही फेज होता है। तीसरा, आप यू विल बी लर्निंग अबाउट द हार्मोन्स विच कंट्रोल्स दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। Then the fourth, most important, why this is happening every month? Why? You will be learning about all of this in detail in this video. So, the first is, what is menstruation? Menstruation is the breakdown of uterine lining. What is uterine lining? Is endometrium. We have already studied about this. That will be discharged or shed through the vagina with a small amount of blood and some cells. ये सेल्स क्या होंगे? एंडोमेट्रियम सेल्स होंगे, प्लस आपका सेकेंडरी oocyte होगा जो डिजनरेट करके शेड कर जाएगा। ठीक है। दूसरा, इट इज़ योर वन फेज ऑफ होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड कब होता है ये बेसिकली प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 से 16। ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोसेस अकर? 3 से 7 दिन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन का फेज है वो 3 से 7 दिन का होता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग द साइकिल क्या होता है? एन एग डेवलप्स एंड इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी। दूसरा, द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, and if fertilization happens, the egg implants and uterus and embryonic development begins. अगर fertilization हो जाती है तो जो एग है और जो स्पर्म है वो दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे और वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में और बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एग जो है यूट्रस में आएगा, यूट्रस में डिजनरेट करके वो नीचे यूट्रस की लाइनिंग के साथ शेड हो जाएगा, जिसके साथ कुछ ब्लड भी निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? ये बेसिकली यंग फीमेल की एज मानी जाती है लगभग 30 से 35 साल तक। उसके बाद एडल्ट फीमेल में ये 21 से 35 दिन। यंग फीमेल में ये डिफ़र करती है, किसी फीमेल में 21 दिन की होगी, किसी में 25 दिन की होगी, किसी में 35 दिन की होगी, किसी में 40 दिन की होगी। और एडल्ट फीमेल में ये 21 से 35 दिन तक वेरी करती है। मींस किसी में 30 दिन, किसी में 28, किसी में 32 और किसी में 35 दिन तक की होती है। लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को हमें थोड़ा ईजिली समझने के लिए इसे हम एवरेज 28 डेज की मान के चलते हैं, जो मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 फेज होते हैं: फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, लुटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। सो व्हाट इज अ फॉलिकुलर फेज? फॉलिकुलर फेज, यू नो व्हाट आर द फॉलिकल्स, जो प्राइमरी oocyte को कवर करते हैं, जो उनकी कवरिंग है फॉलिकल सेल्स की, उनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। और उन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बेसिकली इस फेज में होता है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ अंदर प्राइमरी oocyte का भी सेकेंडरी oocyte में चेंज इसी फेज में होगा। तो इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन सीक्रेट करती है। FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन बेसिकली फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, आगे प्रोग्रेस करता है, मियोसिस
में प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस मोर एस्ट्रोजन। उसके बाद जो फॉलिकल्स जो स्टिमुलेट हो जाएंगे वो आगे अपने आप को बढ़ाने लगेंगे, तभी वो एस्ट्रोजन हार्मोन भी छोड़ते हैं। और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्राइन लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को थिकन करना शुरू कर देता है। यू कैन सी दिस इन डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। वैसे दिस इज़ अ प्राइमरी फॉलिकल और ये धीरे धीरे डेवलप होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से ये ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और जो इसके अंदर जो प्राइमरी साइट है वो सेकेंडरी साइट में चेंज हो जाता है, और एट द एंड ये ओवल्यूशन हुआ। जो सेकेंडरी साइट है वो फॉलिकल रप्चर करके बाहर निकल गया, और उसके बाद ये फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगा और कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल के डिजनरेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फेज इज ओवल्यूशन। अब फॉलिकुलोजेनेसिस हो गया है हमारा, oocytogenesis भी हो गया है, और ये स्पर्म जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो रप्चर करके बाहर निकलेगा। दिस फेज इज नोन एज ओवल्यूशन। इट अकर्स ड्यूरिंग मिड वे थ्रो साइकिल। ये साइकिल के लगभग बीच में होता है। इट लास्ट 3 to 5 days, 3 से 5 दिन का ये समय लेता है। पिट्यूटरी प्रोड्यूसेज मोर FSH एंड LH। इस टाइम पे जो पिट्यूटरी है FSH और LH की प्रोडक्शन और बढ़ा देती है। उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल रप्चर करेगा और जो मैच्योर एग है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। हेयर यू कैन सी दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द एग। ओके, नाउ लूटियल फेज में क्या होता है, ये तभी स्टार्ट हो जाता है जब एग रिलीज हो जाता है फ्लोपियन ट्यूब में, और एग धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब में नीचे जाना शुरू होता है, और फॉलिकल जो है फॉलिकल टर्न्स लाइट येलो एंड इज कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम। फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम जो है वो एस्ट्रोजन को कॉन्टिन्यू सीक्रेट करता रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को भी कॉन्टिन्यू सीक्रेट करता रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, यूट्राइन लाइनिंग को इंक्रीज करेंगे ताकि जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांट हो सके और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। जो प्रोजेस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू सराउंडिंग टिश्यूज। Within a few days of implantation, the uterus and growing embryo releases hormones that keep the corpus luteum functioning for several weeks. नॉर्मली क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट करना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो कॉर्पस लूटियम को डिजनरेट नहीं होने देते, ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पूरी मात्रा में निकलता रहे, जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है डिजनरेट करना शुरू कर देगा, और कॉर्पस लूटियम से क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बनने की बजाय वो घटनी शुरू हो जाएगी, वो डिटैच होनी शुरू हो जाएगी, और फिर एंडोमेट्रियम लेयर और जो सेकेंडरी साइड था वो भी डिजनरेट होके यूट्रस में आ जाएगा और वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेज है इसको हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंसेज भी बोलते हैं, और ये लगभग 3 से 7 दिन का होता है। किसी फीमेल में 3 दिन का, किसी में 5 दिन का और किसी में 7 दिन का। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली वे से और अच्छे से समझते हैं। दिस इज़ द डे 1। हमने डे 1 मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट किया है कि ये मेंसेज आ रहे हैं फीमेल को। डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में ये धीरे धीरे मेंसेज कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कम होते चले जाएंगे, और हम एवरेज मानते हैं लगभग 5 दिन में, 5वें दिन बिल्कुल थोड़े से मेंसेज आते हैं और बंद हो जाते हैं। छठे दिन क्या होगा, छठे दिन LH और FSH ये 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट 7वें दिन शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन डेवलपमेंट चलती रहती है, और उसके बाद साथ साथ जो है यूट्राइन लाइनिंग भी थिकन होनी शुरू हो जाती है, और ये 10वें दिन के बाद थिकनिंग जो है और फास्ट हो जाती है, और 12वें दिन ये लगभग रेडी हो जाती है एक जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए।
13वें दिन जो है इसमें ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और आना शुरू हो जाता है। और 14th डे ओवल्यूशन शुरू होता है आपका। ओवल्यूशन का मतलब जो आपका फॉलिकल रप्चर करता है और उसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब में आना शुरू हो जाता है। और ये फिर फ्लोपियन ट्यूब में कुछ दिन वेट करता है और उसके बाद अगर स्पर्म आ गया, यू कैन सी हेयर स्पर्म इज कमिंग, अगर स्पर्म आ गया तो 19th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। और उसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस में आना शुरू कर देता है और यहाँ आकर 27th और 28th डे में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब ये इम्प्लांट हो गया तो आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी और फीमेल को मेंसेस नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन वाला फेज आएगा ही नहीं। बट इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर स्पर्म्स नहीं आए, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वी आर एट दिस 14th डे, तब क्या होगा, ये थोड़े दिन वेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लगभग 24वें 25वें दिन जो है हार्मोन्स धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे। और उसके बाद हार्मोन्स जैसे जैसे डिक्रीज होते चले जाएंगे तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो धीरे धीरे शेड होनी शुरू हो जाएगी और जो ये अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी ओसाइट है ये यूट्रस में आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल फिर से चल पड़ेगी, वही मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा आ जाएगा। ठीक है, डे 1, डे 2 एंड डे 3 and this will go on and on and on. This is whole menstrual cycle which occurs every month in every female's life. So now इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में समझ लें। जो menstruation है वो 0 से 5 दिन, लगभग जो एवरेज हमने लगाया है 28 डेज के हिसाब से 0 से 5 दिन होते हैं। इसमें क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक होती है और अनफर्टिलाइज जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 5वें से 14वें दिन जो है फॉलिकुलोजेनेसिस और oocytogenesis होता है। उसके बाद 14th डे ओवुलेशन होता है। 14 से 28 डे जो है, अगर 14 से 28 डे जो है यूट्राइन लाइनिंग थिक होनी और शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो रेडी हो जाती है एक फर्टिलाइज एग को कैरी करने के। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम नहीं डिजनरेट होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन डिक्रीज नहीं होंगे, तो यूट्रस की लाइनिंग बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा आ जाएगा और ये जो साइकिल है कंटिन्यू एवरी मंथ चलती रहेगी। Okay, so now let's learn about the hormones which control this cycle. There are basically two group of hormones. एक ग्रुप जो है वो बेसिकली ओवरी में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा ग्रुप जो है जो यूट्रस में चेंजेज आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पहला ग्रुप है उसके अंदर क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH और LH। ये जो 3 हार्मोन हैं बेसिकली इसको कंट्रोल करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो LH और FSH है ये ओवुलेशन के टाइम पे सर्च करता है, एकदम से इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ग्रुप 2 में जो हार्मोन्स हैं वो ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स का बेसिकली क्या फंक्शन है, FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इन द ओवरी। ओस्ट्रोजन क्या करता है, प्रमोट्स रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये हाई लेवल इनिबिट FSH, ये FSH के सिक्रेशन को बेसिकली इनिबिट करता है और दूसरा एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाता है। LH क्या करता है, LH बेसिकली ओवुलेशन कराता है। ठीक है, सो अब इन दिनों में ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग अलग और एक बार पढ़ लें। ओवरी के अंदर क्या होता है, पहले 1 से 5वें दिन प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है। 6 से 13वें दिन ग्राफिन फॉलिकल बनेगा जिसे हम एंट्रम फॉलिकल भी बोलते हैं। 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। उसके बाद 15 से 24वें दिन कॉर्पस लूटियम डेवलप होगा और उसके बाद 25 से 28 में कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो। ठीक है, अगर हो गई तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होगा।
उसके बाद यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में 1 to 5 डेज तो मैंस्ट्रुएशन होता है, 6 से 13वें दिन में एंडोमेट्रियम बिकम थिकर, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 14वें दिन ओवुलेशन होता है और एंडोमेट्रियम थिक होती चली जाती है, और 15 से 24वें दिन भी एंडोमेट्रियम और थिक होती चली जाती है, और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो रिपेयर भी कर दी जाती है इस दौरान। और 25वें से 28वें दिन एंडोमेट्रियम बिगिंस टू ब्रेक डाउन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 25 दिन के बाद जो है एंडोमेट्रियम धीरे धीरे जो है ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन फेज जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्ट फर्टाइल डेज ऑफ फीमेल क्या होते हैं, मतलब मोस्ट फर्टाइल डेज का मतलब ऐसे दिन जब फीमेल के प्रेगनेंसी के चांस 99% होते हैं। ये बेसिकली 12 से 16 दिन के बीच में होते हैं, क्योंकि जो ओवुलेशन है वो 14 दिन होगा, 14वें दिन होगा, और जो स्पर्म है बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन जिंदा रहता है, और जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो रहा है वो लगभग 2 से 3 दिन फीमेल बॉडी में फ्लोपियन ट्यूब्स में लाइव रह सकता है। तो बेसिकली 12 से 16 ये मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं फीमेल के। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग एवरी मंथ विद अ फीमेल, व्हाट नेचर वांट्स, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो अपनी पिछली जो मैंने वीडियो में स्टोरी की बात की थी, एक बॉलीवुड स्टोरी से रिलेट किया था मैंने, एक टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी से, जिसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि ये विलन कौन है और इस स्टोरी में रियल प्रेजवर्दी कैरेक्टर कौन है। लास्ट में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में जो प्रेजवर्दी कैरेक्टर होता है वो होता है हीरो का, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि वो प्रेजवर्दी कैरेक्टर कौन होता है हमारी स्टोरी में। तो थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करके बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल लाइफ का प्रिंसिपल क्या है, जीवन का मकसद क्या है। अगर हम बायोलॉजी के नज़रिए से देखें तो जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, रिप्रोडक्शन करना। जीवन नए जीवन को पैदा करने की एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम थोड़ा सा टेंटेटिव माइंड से संसार की तरफ देखेंगे, हम प्लांट किंगडम की तरफ देखेंगे कि प्लांट्स में क्या हो रहा है, तो हम पाएंगे कि जो प्लांट्स की सारी एनर्जी है वो एक बीज को बनाने में जाया हो रही है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर बीज होता है, जो प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर छोटे अनुरूप में बीज विद्यमान होता है। जो भंवरे उसके ऊपर बैठते हैं, बटरफ्लाई बैठते हैं, उनके पैरों से वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है और नए पौधों की उत्पत्ति होती है। अब अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो एनिमल किंगडम में क्या होता है, वहाँ भी हम पाएंगे कि मोर क्यों अपने रंग बिरंगे पंख फैला रहा है, कोयल क्यों मीठा गाना गा रही है। तो वहाँ भी हर जगह ये सतत प्रक्रिया चल रही है अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की, रिप्रोडक्शन करने की, जीवन को निरंतर चलाते रहने की। और यही सतत प्रक्रिया जो है हम ह्यूमन बीइंग्स में भी चल रही है, जीवन को जन्म देने की सतत चेष्टा। जीवन कहीं ऊपर उठना चाहता है और यह कई अरबों वर्षों से चल रहा है, पर क्या प्रयोजन है इसका, क्यों ऐसा चल रहा है। जरूर कोई और ऊंचाइयों को छूने का निरंतर प्रयास चल रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ और मेहनतर जीवन पैदा करने की सतत प्रक्रिया चल रही है। जो इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि हर एक जीवन के साथ इवोल्यूशन, एक चेंजेस आते चले जाते हैं, और मनुष्य को आए हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस धरती पे, कुछ लाख वर्ष ही हुए हैं। इससे पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु पक्षी थे, और पशु पक्षियों को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ लाख वर्ष पहले ये भी नहीं थे, सिर्फ पौधे थे। और पौधों से पहले क्या था, पौधों से पहले सिर्फ पत्थर, पहाड़, नदियाँ और समुंदर थे। और जब ये पत्थर पहाड़ थे तो इनके अंदर सतत प्रक्रिया चल रही थी पौधों को जन्म देने। धीरे धीरे पौधे पैदा हुए, जीवन में नया रूप आया और पृथ्वी में हरियाली आ गई। और इन पौधों की भी तृप्ति नहीं हुई, इनके अंदर भी सतत जीवन की प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे पशु पक्षी पैदा हुए।
और ये लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा रहा ये जगत, और मनुष्यों का कोई पता नहीं था उस वक्त। लेकिन पशु पक्षियों के भीतर ही कहीं ना कहीं मनुष्य भी चेष्टा कर रहा था पैदा होने की, और फिर एक दिन आया जिस दिन मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य भी अब निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। मनुष्य अपने पर ख़त्म नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है। तो क्या मनुष्य के प्राणों में किसी सुपरमैन या महामानव को पैदा करने की चेष्टा चल रही है? यस, डेफिनेटली ऐसी ही कुछ चेष्टा चल रही है। मनुष्य के जो प्राण हैं इस प्रक्रिया में संलग्न है कि मनुष्य से भी कुछ श्रेष्ठतर जीव इस दुनिया में पैदा हो सके। लेकिन ये कैसे होगा और कब होगा, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया कि कई लाखों वर्षों से ऑलरेडी चल रहा है, और नहीं पता कितने सैकड़ों हजारों वर्ष और चलेगा ये। इस पर साइंटिस्ट शायद कुछ खोज कर पाएँ। हम इतनी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, आयरन और ही मैन और स्पाइडरमैन, इतने तरह के जो महामानव दिखाए जाते हैं। हो सकता है कुछ साइंटिफिक ऐसा इजाद कर लें कि एक्चुअल में महामानव को पैदा किया जा सके। लेकिन तब तक अगर हम बायोलॉजी के अनुसार इसी स्पीड से बायोलॉजी के अनुसार रिप्रोडक्शन करते रहे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोड कर जाएगी, और इस धरती पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतनी जगह नहीं है इतने ह्यूमंस को एकोमोडेट करने के लिए। और दूसरा, ह्यूमन जो है इस धरती पर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है। उसके पास जो सोचने और समझने की शक्ति है वो और किसी दूसरे जीव के पास उतनी नहीं है। तो वो सोच सकता है कि उसको कैसे, कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, स्पेसिफिकली इंडिया की एक्सप्लोड करती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए। इसलिए जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल है हमारी स्टोरी में, बेसिकली दिस इज अ विलन इन आवर लव स्टोरी ऑफ मिस्टर स्पम एंड मिस एगी। बट एक्चुअल में मैं कहूँ कि मैं कहूँगा कि विलन एक मिसनोमर है इसके लिए। बेसिकली ये विलन नहीं है, दिस इज अ मेन लीड रोल ऑफ आवर स्टोरी। बट इस सब इंटेलिजेंस का जो मेन वेट है वो एक फीमेल को लेना पड़ता है, जिसे हर मंथ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी स्ट्रेसफुल और पेनफुल होती है। इसके हमने सिम्टम्स डिस्कस नहीं किए बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं आते, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस साइकिल के दौरान फीमेल में बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं। उसको एब्डोमिनल पेन होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को वर्टाइगो होता है, किसी को नोजिया, वॉमिटिंग होता है। तो दिस इज़ रियली अ स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल जर्नी every month which a female is facing. So the female is a main praiseworthy character of our story, not a male. Female is a more main praiseworthy character, and I really salute to all the female in this universe who has so much patience and endurance to go through it every month. So मैं यहाँ पर इस स्टोरी को वाइंड अप करता हूँ। बहुत कुछ है कहने के लिए, कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। और हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और एक जब स्पर्म्स फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं तो क्या स्ट्रगल उनको करने पड़ते हैं कि इतने मिलियन स्पर्म एंटर होते हैं, और कैसे सिर्फ एक ही स्पर्म पहुंच पाता है, बाकी सब जो स्पर्म हैं डाई कर जाते हैं। तो विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन डिटेल. Thanks for listening so attentively. Thank you so much.